फ्रेंड्स, नमस्कार। जीएस की इस नई श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के 25 जीएस के प्रश्नों को और साथ ही साथ में व्याख्या भी देखेंगे। तो लेते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए अब 25 के आगे से यानी 26 से 50 तक देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 26 है, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी गुजरात की जो तटीय रेखा है वह राज्यों में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि किस तरीके से देखो, गुजरात जब आप जाएंगे, मतलब गुजरात का जब आप मैप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है, कटा वटा है, इसीलिए लगता नहीं है इसकी लंबी होगी, लेकिन वास्तव में इसकी जो तटीय रेखा है वो सभी राज्यों से सर्वाधिक लंबी है। ओके, देखते हैं प्रश्न 27। पुडुचेरी एक कॉलोनी थी। ऑप्शन ए ब्रिटिश की थी, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों की थी, ऑप्शन सी डचों की थी, ऑप्शन डी पुर्तगालियों की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी यह कॉलोनी फ्रांसीसियों की थी। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 28। सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? यानी सन पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1916। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1907। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरमपंथी और गर्मपंथियों में। वहीं जो 1916 है, यहाँ मतलब सन 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया तो फिर नरमपंथी और चरमपंथी ये फिर से एक हो गए, यानी इनका एकीकरण हो गया। वहीं जो ऑप्शन बी है, यानी 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से आप इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 29। भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन ए है वर्ष 1912, ऑप्शन बी है वर्ष 1914, ऑप्शन सी है वर्ष 1913 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्ष 1912 में स्थानांतरित की गई थी। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा जाता है? ऑप्शन ए के अय्यर, ऑप्शन बी ज्ञानसुधा मिश्रा, ऑप्शन सी कुलदीप सिंह, ऑप्शन डी एस बालाकृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कुलदीप सिंह को क्या कहा जाता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के ग्रीन जज के रूप में इन्हें जाना जाता है। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 31, 30 तो हम लोग देख चुके हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 32। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी राजदीप
सरदेसाई, ऑप्शन डी बकाया नायडू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी लाल कृष्ण आडवाणी की ये बुक है जिसका नाम है माई कंट्री माई लाइफ। फिर प्रश्न 33, भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? ऑप्शन ए कंचन चौधरी, ऑप्शन बी सौमित्रा चटर्जी, ऑप्शन सी अमृता शर्मा, ऑप्शन डी शालिनी गंगवार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कंचन चौधरी भारत में पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी। फिर प्रश्न 34, भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी भारत 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है। फिर प्रश्न 35, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए डेनिस डॉल्टन ने, ऑप्शन बी हेनरी ड्यूरेंट ने, ऑप्शन सी जेम्स कैलमैन ने, ऑप्शन डी जेम्स मिचर्नर ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी हेनरी ड्यूरेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। फिर प्रश्न 36, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ओजोन परत संरक्षण से, ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण से, ऑप्शन सी कार्बन उत्सर्जन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ओजोन परत के संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। फिर है प्रश्न 37, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी की आयु का, ऑप्शन बी ज्वालामुखी विस्फोट का, ऑप्शन सी भूकंप का, ऑप्शन डी हृदय की धड़कन का। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी भूकंप का जो स्केल है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं और वही सिस्मोलॉजी का मतलब होता है यानी इसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। यदि आपको इतना पता होता कि भूकंप किस में मापा जाता है मतलब भूकंप की यूनिट क्या है कि क्या इकाई है तो सिस्मोग्राफ है, तो इसीलिए इसके अध्ययन को क्या कहा जाएगा? सिस्मोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है। प्रश्न 38, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी पूनम महाजन, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मीरा कुमार। आई थिंक यहाँ पे कुमारी होना चाहिए, महिला की बात हो रही है तो मीरा कुमारी होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक, बट इसमें मीरा कुमार ही दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट प्रश्न 39, टोबा टेक सिंह के लेखक हैं, मतलब ये एक कोई बुक है और इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए गुलाम बख्श, ऑप्शन बी समादत हसन मिंटो, ऑप्शन सी अर्नोल्ड जैकब, ऑप्शन डी मुस्तफ़ा खान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी समादत हसन मिंटो। टोबा टेक सिंह जो कि एक बुक है के लेखक हैं। फिर प्रश्न 40, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? ऑप्शन ए सैनिक अधिकारी था, ऑप्शन बी सेनापति था, ऑप्शन सी प्रतिनिधि जो माल खरीदने या बेचने पर लोक लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते थे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिनिधि जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते थे, उन्हें हम गुमास्ता कहते थे। और गुमास्ता की नियुक्ति किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्ता की नियुक्ति की थी। फिर प्रश्न 41 है, नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या है? ऑप्शन ए 20 मई 2014, ऑप्शन बी 22 मई 2014, ऑप्शन सी 26 मई 2014, ऑप्शन डी 26 मई 2015। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री ने अपनी पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। फिर देखते हैं प्रश्न 42, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था?
ऑप्शन ए किसानों के, ऑप्शन बी मजदूरों के, ऑप्शन सी जमींदारों के, ऑप्शन डी पूंजीपतियों के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी किसानों के समर्थन में महात्मा गांधी ने सन 1918 में सत्याग्रह किया था। ओके, फिर देखते हैं प्रश्न 43 बजट। ये पुराना प्रश्न है तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके, इसको पढ़ने का कोई फायदा है ही नहीं। प्रश्न 44 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी आमाशय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ओके, फिर देखते हैं प्रश्न 45, फिरोज शाह कोटला का नया नाम क्या है। यानी इसका पहले नाम फिरोज शाह कोटला था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया। ऑप्शन ए अरुण जेटली स्टेडियम, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज स्टेडियम, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ऑप्शन डी मुकुंद राव पाटिल स्टेडियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरुण जेटली स्टेडियम फिरोज शाह कोटला का नया नाम है। प्रश्न है 46, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए पोंगल या संक्रांति, ऑप्शन बी दोंदक, ऑप्शन सी कडन, ऑप्शन डी गोमक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी आंध्र प्रदेश में इस मकर संक्रांति को हम क्या कहते हैं, पोंगल या संक्रांति के नाम से जानते हैं। प्रश्न 47, ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो इसे भी हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये 2020 का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम तो हमें 2022 या फिर आगे देना है। ओके, तो फिर से देखते हैं प्रश्न 48, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, मतलब उसका नाम आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है लक्ष्मी, ऑप्शन बी है इंदिरा, ऑप्शन सी है अप्सरा, ऑप्शन डी है गंगोत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या है, अप्सरा है, जो कि ऑप्शन सी सही होगा। वहीं जो गंगोत्री है ये क्या है, तो ये जहाँ से गंगा निकलती है उसका भी नाम, मतलब उस स्थान का नाम भी गंगोत्री है। और गंगोत्री आपको मिल जाएगी जो अंटार्कटिक है वहाँ पर भारत का अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, तो ये भी साथ में ध्यान रखेंगे। फिर सौर ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी सूर्य का संकुचन, ऑप्शन डी सूर्य का प्रसार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसे आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन देखना है आपको इस वाले को, सूर्य का संकुचन। भाई सूर्य का संकुचन यदि होगा सौर ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन सी तो कट गया। फिर सूर्य का प्रसार, तो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है ना, मतलब बिल्कुल ठीक प्रॉपर तरीके से ये आंसर नहीं है। फिर यदि आपको ये पता है कि सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन की ही क्रिया होती है। होता क्या है, तो मान लिया कोई दो ये अणु हैं, जब ये दोनों अणु आपस में मिल जाते हैं तो इन्हें हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, संलयन। और यही इसके विपरीत मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा यहाँ पे, यही इसके विपरीत मान लिया ये दो कोई अणु हैं और ये आपस में मिल गए, तो दोनों जब मिलेंगे तो बड़े हो जाएंगे। और ये तो हो गई, ये हो गई आपकी नाभिकीय संलयन। और भाई नाभिकीय विखंडन क्या होगा, तो विखंडन का मतलब ही होता है खंड करना, मतलब उसे तोड़ना या फिर टूट जाना। तो जब नाभिकीय संलयन भागों में टूट जाता है, मतलब संलयन की क्रिया जब उसे हम तोड़ देते हैं, विभाजित कर देते हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है, तो फिर वो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से इसका आंसर देख लेते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, नाभिकीय संलयन। ओके, क्या सही होगा, नाभिकीय संलयन।
यानी ये वाला इसका आंसर होगा। फिर देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी तमिलनाडु में ऐसा कर दिया गया है। यदि ये आंसर आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो आप कैसे लगा सकते हैं? यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे तब तो फिर आप इसको तो काट ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूपी में ऐसी कोई भी बात अभी है नहीं। अब इस प्रश्न पर थोड़ा आपको लॉजिक लगाना है, क्योंकि बारिश के संग्रहण की बात हो रही है, मतलब ये लिंक कर रहा है कि वही स्टेट होगा जहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है ना, गंभीर समस्या है, ऐसा उस स्टेट में इसीलिए किया गया होगा। तो जो कर्नाटक है, कर्नाटक में ऐसा तो नहीं है। आप ये न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो अक्सर आपने सुना होगा कि जो तमिलनाडु है वहाँ पे जो चेन्नई वगैरह है वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी तमिलनाडु। ओके दोस्तों, तो कल हम आपको फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय।